गुड मॉर्निंग मेरे शेर और शेरनियों। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और मजे में होंगे। आज हम क्लास 10th के एग्जाम के व्यू से कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। इस वीडियो को आप अंत तक पढ़े हुए रहे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। उससे पहले अगर कोई व्यूअर नए हो, कोई स्टूडेंट्स नए हो, तो सबसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक अहम वीडियो, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत 1 से लेकर 60 तक आप अंत तक कहीं जाना मत और बने हुए रहना, ठीक ना। बहुत मजा आने वाला है। तैयार है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है π/3 है। π/3 या π/2 या पाई, कुछ भी रहे, आप क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये वाला भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 + √2, 2 + √2 ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बटा में है यानी p/q के रूप में है, तो ये आपका कहलाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जरा ध्यान देने की बात यह है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या p/q के फॉर्म में हो और q का मान 0 न हो, q का मान 0 न हो, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जो जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या मान सकते हैं। और कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी नंबर के साथ लग जाता है, वह अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। अब चोर के साथ कोई अच्छा भी इंसान रहेगा तो वह चोर ही कहलाएगा, ठीक है, वह चोर ही कहलाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये कि अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या के साथ, चाहे वह जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, गुना के रूप में हो, ठीक है, किसी भी रूप में हो, वह संख्या पूरा संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये वाला देख रहे हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब दिया हुआ है 2 लगातार संख्या का मौसम है, 2 लगातार
संख्या का मौसम 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे है √3 कैसी संख्या है? मैंने पहले बताया हूं कि जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? वह अपूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे में √11, √3, √2, ठीक है, √5, √7, कुछ भी ये सारे नंबर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? आपका अपूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया जी। लिखा हुआ है 2 लगातार संख्या का मौसम क्या होगा? 2 लगातार संख्या का मौसम 1 होता है। 2 और 3, 4 और 5, 10 और 11, कोई भी 2 लगातार संख्या का मौसम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसम होता है। 2 क्रमिक संख्या ना, वह सम संख्या होना चाहिए। तो सम 2 क्रमिक संख्या 4, 6 लीजिए। क्रमिक संख्या यानी क्रमानुसार होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। कोई भी 2 सम संख्या जो लगातार में होता है उसका मौसम 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है? घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है? तो घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद। अगर यही पर रहता घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो घात 2 वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। यही पर रहता घात 3 वाले बहुपद को क्या कहलाता है, तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अरे समझ में कुछ कुछ आता है कि नहीं आता है? बोला करो, ठीक ना? फिर बोलना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप को ही बोलते हैं सामान्य रूप। ठीक है, जनरल फॉर्म। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। अगर यहीं पर द्विघात बोलता तो द्विघात का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। अर्थात टर्म की संख्या जो जितना बोलेगा ना उससे एक ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? उससे एक जो पूछे उससे द्विघात होगा तो टर्म्स की संख्या 3 होगा, त्रिघात होगा तो टर्म की संख्या 4 होगा। आप गिन लो, 1 2 3 4। चलो जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या है? तो ये एक द्विघात बहुपद है और इसमें 2 बातें आपको पता होगा ही। आप ये गौर देखें, आप एक तरह से आपका रिवाइज हो जाएगा कि कितनी तैयारी हमारी है 10th के एग्जाम के लिए, क्योंकि पहला दिन मैथ ही है और मैथ से डरना नहीं है। तो पहला जो दिया हुआ है ना, ये मूलों का गुणनफल बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि मूलों का योग होता है और गुणनफल होता है। 2 पूछ सकता है, 2 में से कोई एक पूछेगा। तो मूलों का योग क्या होता है जी?
मूलों का योग, मूलों का योग होता है -b/a और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो हम जानते हैं a है 4, b है 4 और c है 1। तो c हो गया 1 और a हो गया 4। ठीक है। अगर मूलों का योग बोलता तो -4/4 होता। समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। इसके नाम से ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। सुन रहे हो ना? 3 होगी। तो ये द्विघात बहुपद शून्य की संख्या 2 होगी। आगे है कि बहुपद x² -11 के शून्यक है। शून्यक मतलब क्या होता है जी? शून्यक मतलब इक्वल में शून्य होता है जी। शून्यक मतलब इक्वल में शून्य, सुन्ना मुन्ना नहीं, सुन्ना। तो मैं लिखता x² -11 = 0 नहीं, तो x² = 11 और इसको हम बोल सकते हैं ±√11। ठीक है। यानी कि x बराबर +√11 और -√11। आगे देखो जी, लिखा हुआ है कि px x² -2x -3 के शून्यक होंगे। तो इसको शून्यक मैंने बोला, फिर बोला कि शून्यक मतलब बराबर में शून्य, यानी कि x² -2x -3 = 0। अब तुम जरा बताओ कि कोई दो ऐसी संख्या बताओ कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और उसी को गुना करेंगे ना तो -3 आ जाएगा। बताओ कोई दो ऐसी संख्या बताओ कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मिडिल टर्म आ जाए, और उसी नंबर को आपस में गुना करेंगे तो लास्ट टर्म यानी कि -3 आ जाए। सोचो कमेंट करो। तो देखो ये है नंबर -2 -3 +1, बोले तो -2 और -3 गुने 1 -3। क्या सेट खा रहा है जी? यानी कि पहला नंबर -3, दूसरा नंबर +1 नहीं। तो मैं लिखता हूँ x² -3x और +1x -3 = 0, है ना जी? तो मैं लिखता हूँ, कॉमन ले लूंगा x -3 और इधर कॉमन क्या हो जाएगा 1x -3 = 0, यानी कि x -3 = 0 और x +1 = 0। इधर आएगा तो हो जाएगा x बराबर +3, इधर आएगा x बराबर -1, यानी कि एक आ गया -1 और एक आ जाएगा +3। अरे समझ रहे हो ना? तो आगे देखते हैं द्विघात बहुपद में मूलों का योग। अभी हमने बताया था, क्या बताया था? मूलों का योग फॉर्मूला होता है -b/a। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवेचक क्या है? विवेचक डिस्क्रिमिनेंट मतलब d। तो जानते हैं
डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, आगे है मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, मूल्य, ठीक है, द्विघात का रूट निकालना है। फॉर्मूला होता है माइनस डी प्लस माइनस रूट में डी स्क्वायर माइनस, यहाँ जगह नहीं है जी, जगह नहीं तो मैं क्या करूं, इसको मिटाऊं, मिटाता हूं, गुस्साना मत, ठीक है, गुस्साना मत। अगर जगह नहीं मैं क्या करूं, चलो मैंने मिटा दिया, यहाँ पर मैं इसको मिटा दिया। तो ये मूल्य निकालने का फॉर्मूला यहां मैं लिखता हूं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट 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 n का मान क्या होगा, और मान निकालना तो आता ही होगा ना, नहीं आता है, आता है। तो मान निकालने कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं, वही हमारा मीन कहलाता। तो करो ना, लेकिन यहाँ पर n है ना, तो ये हो गया 1 2 3 1 से n तक जोड़ना है। तो ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, नहीं माध्य निकालेंगे ना, यानी कि डॉट 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 n तक है। अब कै गो नंबर है जी, n गो नंबर है, कै गो नंबर है, n गो नंबर है। अब देखो जी, ये है 1 से n तक जोड़ना है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब पहले से बाटा में क्या है जी, n है, तो ये से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये वाला होगा, यानी कि n प्लस 1 बाई 2। अब बोला एपी में अंतिम पद अर्थात व्यापक पद अर्थात पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है a प्लस n माइनस 1 और d। फिर बोलता है कि पदों का योग अर्थात SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो समकक्ष ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। आप इसको याद रखना जी, इसका एक बार होता है 3, इसका होता है 2, अर्थात 3:2। आगे कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो कोण B की माप क्या है। ये तो बस आपको देखने से मालूम चल रहा होगा कि फॉर्मूला कॉपी पेस्ट है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब होता है, जब वह समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज कब होता है, जब इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तब होता है। अर्थात कोण B की माप कितना डिग्री होनी चाहिए जी, 90 डिग्री होनी चाहिए। आगे कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका था, तो ये थेस महोदय का था। किसका था, थेस महोदय का। अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग क्या होते हैं।
सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आप इसको सिमिलर समरूप याद रखेंगे। समरूप, समरूप। आगे देखेंगे बाबू, कह रहे हैं वही क्वेश्चन रिपीटेड है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? इसको उल्टा है, क्षेत्रफल यानी का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16 अनुपात 81, 16:81। अरे सीख रहे हो, सीख रहे हो ना। आगे देखो जी, कह रहा है कि बिंदु, बिंदु, अच्छा सॉरी 26 नंबर, मूल बिंदु का नियामक है। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, और इसका नियामक होता है 0,0, x भी 0 y भी 0। अगला क्वेश्चन है बिंदु -6 और -7 की कोटि कौन है? कोटि कौन है? तो कोटि भुज कहलाएगा -6 और कोटि कहलाएगी -7। पहला वाला भुज यानी कि x का वैल्यू और दूसरा वाला कोटि y का वैल्यू। अगला है x अक्ष का समीकरण बताइए। क्या बताइए? x अक्ष का समीकरण बताइए। कभी कभी ये भी बोलता है y अक्ष का समीकरण बताइए। तो x अक्ष का समीकरण यानी कि y बराबर 0 होगा, और y अक्ष का कहेगा तो x बराबर 0 होगा। इसका ठीक उल्टा याद रखना, x पर y 0 होता है और y पर x 0 होता है। आगे है जी कि बिंदु p x y के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? ये तो फॉर्मूला है जी, ये नीचे वाला मिटाता हूं, ठीक ना। ये तो सेम फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक्स वाई मूल बिंदु से, इस फॉर्मूला होता है, क्या होता है? √x² + y²। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का यानी कि बिंदु एक्स वाई का दूरी x² + y²। ये 4, 5 की दूरी मूल बिंदु से है। अब वहां पर x y के जगह पॉइंट्स दे दिया है, यानी कि x के जगह 4 का स्क्वायर और y के जगह 5 का स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा जी? 16 + 25 यानी कि 41 आ जाएगी ना। ये कहाँ लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। तो आगे देखो जी, कह रहा है 31 में कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? और इसका कभी कभी उल्टा भी कहता है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो x अक्ष और y अक्ष, y अक्ष से कहेगा तो x निर्देशांक, और x अक्ष से कहेगा तो y निर्देशांक। ठीक उल्टा याद रखेगा। मैंने क्या बोला? x अक्ष से कहेगा तो y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी कहेगा y अक्ष से तो x निर्देशांक। यानी कि इसका आंसरवा जो होगा क्या होगा? y निर्देशांक, y निर्देशांक, y निर्देशांक। ऐसा करते हैं, आप इधर वाला मिटा सकते हैं। आप लोग को कहीं स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, मैं माना नहीं करूंगा। ये आप ही के लिए लिखा है। कुछ जगह खाली करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है।
ही तो अच्छा होगा। बस एग्जाम डेट 5 दिन मैच की है नहीं। देखो जी, अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा 4/3 तब sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं ये तो बिल्कुल आसान वाला है, कुछ पूछता ही है। 4/3 है तो लव हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। कर निकालेंगे तो आएगा कितना आएगा 5 आएगा। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 एच आएगा 25। साइन प्लस कॉस का वैल्यू पूछता है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा P/H और B/H। P कितना है जी, P है 4, आई है 5, नहीं कितना है 5 है। B कितना है 3, आई है 5, यानी कि 5 एलसीएम 4 और 3 यानी कि 7/5 होगा। चेक कर लेना जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 7/5 होगा जी। ठीक। 33 बोलता कि यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 है तो थीटा का वैल्यू, तो cos में √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता जी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जी, नहीं। और cosec स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो cot तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा होगा ना जी। cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी देख लेते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है जी। और sec स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर रूट भी है, स्क्वायर वाला जो आएगा तो sec थीटा वाला √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेम है कि न है, तो किसके बदला में है तो sec थीटा के बदला में है। अब देखिए जी 9 sec स्क्वायर थीटा, अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा कितना होगा जी 9 होगा जी। तो चेक से 9 है, 9 कॉमन लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आई फॉर्मूला होता है तब वैल्यू 1 और 9 1 जा 9, नहीं। अब ये देखो जी दिया हुआ है 37 नंबर √2 cos थीटा इक्वल टू 1 और cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और cos में किसका वैल्यू 1/2 तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आगे है tan 90 माइनस a यानी कि cot a कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, अर्थात अगर कोई दो कोनों का योग 90 डिग्री होता, कितना होता 90 डिग्री होता, उसे क्या बोलता पूरक कोण बोलता। क्या बोलता पूरक कोण बोलता। अब देखो जी कि साइन 63 है, अब बटा में cos 27 है, वही टाइप का है, दोनों में से किसी एक को चेंज करो ना। तो साइन 63 इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 63, इसको सोल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। ऊपर वाला सेम रहेगा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन कितना 63, ई से ई कट गया, आंसर वाला कितना आएगा 1 आएगा, नहीं।
अब क्या बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है r पाई प्लस 2। तो r का वैल्यू 6 अब पाई प्लस 2 इतने पर छोड़ दीजिए। सोल्व करना है तो 22/7 रखिए, अब बना लीजिए, ठीक ना। अब कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि जो सेंटर से गुजरती है उसको हम व्यास बोलते हैं, हिंदी में बोले तो डायामीटर ना। सुन रहे। आगे क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर तो अनंत, अनहु से खींच दीजिए, अनंत कितने खींचेंगे, इनफाइनाइट स्पर्श टेंजेंट्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और समान हो, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अरे वृत्त की परिधि याद है कि ना है, अगर ना है तो ना बनी। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल वो आपस में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। नहीं, बराबर करके या जो बच जाएगा वो भी नहीं सरवा होगा। तो हम करके देखते हैं, ठीक देखते हैं। दरकत ना है तो पहले मिटा लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। तो मिटा लेते हैं। चलिए मिटा लीजिए। तो कहने गया जी क्वेश्चन ये है ना, वृत्त की परिधि बोलता है ना, परिधि। इधर क्या है, क्षेत्रफल। तो परिधि होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। अच्छा देखिएगा, यहाँ 2πr है, यहाँ r दूगो था ना, तो अलग अलग लिख दो। r से r कट गया, पाई से पाई कट गया है, एन बच गया r, एन बच गया 2, यानी कि r बराबर 2 इकाई यूनिट। यही आंसर है हमारा, यानी कि 2 इकाई बोल सकते हैं, 2 इकाई बोलेंगे। अब नीचे में देखिए जी, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक ना, मजाक में मत लीजिएगा इसको। एक वृत्त, एक बिंदु बोलता है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। अच्छा बनाना पड़ेगा ना, तो जब थोड़ा सा कंपाइल हो जाता है बार बार, एक के बार में टाल लेते हैं। एक बिंदु Q से वृत्त पर, एक वृत्त है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा है का लंबाई कितना है, 24 ये है ना। अब Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी यानी वृत्त में केंद्र भी है, इसका दूरी क्या है, 25 है। कितना है, 25 है, ठीक है। तथा Q के केंद्र की दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, इसी को ना बोलते हैं त्रिज्या। यानी कि ई वाला पूछ रहा है, तो बहुआ होशियार, यहाँ P मान लीजिए, क्या मान लिए, P मान लीजिए। तो ई तब बिल्कुल जानते हैं कि 12 वाला ई है, यहाँ पर 90 का कोण बनता है, तो ई हो जाएगा लॉग कर्ण,
क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना का स्क्वायर जी? 25 का स्क्वायर जी। ओ पी तो ना है, ओ पी के रहने ना टोपी। पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर होगा जी। 625 आई हो जाएगा 576, यानी कि 625 इधर आएगा तो 576 ओपी स्क्वायर, घटेगा तो 49 हो गया ओपी स्क्वायर। ओपी बराबर 49, ओपी बोले तो 7 सीएम। क्या समझ में आई जी? नहीं बेटा रहा हूं, चिंता मत करना, यहां पर लिख देता हूं 7 सीएम। आगे कह रहा है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा? बाह्यतः यानी कि बाहर से वृत्त क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को। एक दूसरे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, नहीं स्पर्श कर रहा है। इसमें स्पर्श रेखा 3 गो हो जाएगा, और इससे बाहर में स्पर्श कर रहा है। एगो तो स्पर्श रेखा इससे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का आप ही जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन पता होना चाहिए 4/3 या पाई आर क्यूब, 4/3 या पाई आर क्यूब। और गोला का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है जी? 3 पाई आर स्क्वायर होता है जी। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान कितना होता है जी? 2 होता है जी। नहीं पता? प्रथम 5 को होल नंबर 0 है, 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सब को जोड़ लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 10/5 2 होता है। नहीं, संचय बारंबारता मगर क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है। 14 का मिलान चिन्ह यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10 4 14। कहता है किसी घटना के परिक्ताओं का योग कितना होता है जी? 1 होता है। फिर अगला कहता है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं की 1, हार में प्लस जितने इक्वल टू 1। ठीक है, 1। संभव निश्चित घटना के परितक कितना होता है जी? 1 होता है जी। असंभव का लड्डू होता है। ठीक है, किसी पीई 0.55 है तो ई नहीं होने की परिकता होती है। किसी काम को अगर मैच का जीतने का चांस 80% है तो हारने का कितना? 20%। नहीं, यानी कि परसेंट हम जानते हैं कि 100 होता है, 100 में से 80 घट गया ना तो 20 बच गया। वही प्रकार हम जानते हैं कि परिक्ताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में से होने वाला घट जाएगा तो नहीं होने वाला बच जाएगा। क्या? तो 1 में से होने वाला यानी कि 0.55 घट गया, यानी कि 0.45 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हर हाल में पूछता है, हर साल पूछता है। तो ठीक है, तो हर ना करी धड़ देखिए। तो देखा हो तो किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है तो आप याद रखिएगा किसी की परिक्ता का जो वैल्यू होता है, मान होता है 0 से लेकर 1 के बीच वाला ही होता है। 1 से बड़ा नहीं होता है, अब माइनस में भी नहीं होता है, यानी कि माइनस में 9 होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं माइनस नहीं होता है।
एक पासा को उछालने जाता है तो सम संख्या आने के पासा, पासा मतलब छक्का, छक्का, छक्का में क्या होता है जी, एक होता है, दो होता है, तीन चार पाँच छः होता है, दो चार छः सम संख्या हो गया ना जी, सम संख्या यानी कि दो चार छः कै गो है जी, तीन गो है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 बटा में 6 1 बटा में 2 ही हमारा आंसर हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 1/2। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना क्या होगा। मैंने फिर बोला सभी घटनाओं का योग 1 होता है, तो 1 में से घटाएंगे ना, वही हमारा आंसर, 1 में से P घटा दीजिए, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम की दृष्टि से 60 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंस है कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो 10th वाली वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा ना अपने दोस्तों को तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम फिर से ऐसा नया वीडियो बनाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नया वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।